बजट को 100 में से 100 नंबर मिलेगा। और बजट देखें तो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए मोदी जी की जब से गवर्नमेंट आई है वो आम लोगों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ तक कि गरीब को पक्का घर देने का वादा किया, 3 करोड़ नया घर बनाएंगे। पिछली बार भी उनने 2-2.5 करोड़ घर नया बना के ऑलरेडी उसने दे दिया है। तो अभी इस बार इनने 3 करोड़ नया घर का टारगेट रखा है। तो ये आम आदमी का बजट है और आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। किसान को क्या मिला, जरा इसको आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि किसानों पर फोकस करने की बात तो कही गई थी लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं मिली है। नहीं, देखो किसानों के लिए देखिए तो ये वीज पावर मेगावाट का पावर प्लांट दिया और किसानों को जो पावर ज़्यादा देंगे उसको सिंचाई के लिए ज़्यादा आसानी होगी और उसको ज़्यादा पानी मिलेगा। तो ये एक तरीके से देखें तो सब तरीके का समावेशी बजट है और किसानों को आमतौर पे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। किसान कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी योजना भी लगाई है सरकार ने, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। और हमारे साथ डीके गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुप्ता जी, यहाँ पर बाजार की अगर हम बात करते हैं तो एकदम धड़ाम हो गया है इस पूरे सर्वेक्षण के बाद, और जैसे ही सर्वे सामने आया है इसके बाद इस पर इतना असर क्यों पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में जो रिफॉर्म लिए गए हैं उसकी वजह से बाजार में ये जो टेम्परली डाउन है, मुझे नहीं लगता बाजार लंबे समय तक ऐसा रहेगा। अब बाजार जो है बहुत जल्दी दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है किसी भी, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो रिटेल या जो B2B इन्वेस्टर्स हैं, उनको किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बाज़ार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और ये सेंटिमेंटल है। लॉन्ग टर्म जो सरकार की पॉलिसी में बहुत अच्छी है, चाहे वो इसमें अभी भी दिखाया गया बहुत सारे जो टैक्स स्लैब्स में छूट दी गई है, किसानों के लिए दिया गया है, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, इवन हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबको बढ़ावा दिया गया है। तो कुछ 1-2 पॉइंट हैं जिससे बाजार के सेंटिमेंट्स कुछ तो उनको धक्का लगा है, बट इट इज़ नॉट परमानेंट। ये बहुत टेम्पररी है। बाजार फिर दोबारा बहुत तेजी से ऊपर आएगा और लॉन्ग टर्म में बाजार में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, एक बात यहाँ पर बताइए, क्योंकि कई सेक्टर्स हैं और जब हम बजट की बात करते हैं तो हर एक सेक्टर पर सरकार को ध्यान देना होता है और ये काफ़ी चुनौती भरा भी हो जाता है। कौन से सेक्टर में आप देख रहे हैं सबसे बदलाव किया गया हो या फिर वहाँ पर जो प्रतिशत है बढ़ा दिया गया हो? प्रगति, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं तो डॉक्टर डीके गुप्ता से पूछिए कि उनके हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ आया है कि नहीं आया है। वो तो सबकी सेहत बनाते हैं, उनकी सेहत कुछ बनी है कि नहीं है इस बजट में? हेल्थ के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। लास्ट ईयर जो लगभग 90,000 करोड़ का बजट था, उससे पहले 74,000 करोड़ का बजट था। इस साल मुझे लगता है कुछ इजाफा होगा, जो अभी डिटेल्स नहीं आई हैं, बट डेफिनेटली हेल्थ केयर में बजट में अच्छी उम्मीदें थी हमें कि 2.5% जो GDP का खर्च कर रहे थे उसका उम्मीद थी कि 3-3.5% तक करेंगे। और उसके अलावा जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी, बहुत बड़ी मशीनों पर CT है, MRI है, कैथ लैब है, रोबोटिक सर्जरीज है, इनकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पर हमें अपेक्षा थी कि इम्पोर्ट ड्यूटीज 30% जो है इस समय वो कम हो जाएगी। जो इसेंशियल मेडिसिन हैं खास करके, या जो ऐसी मेडिसिन जो बहुत कॉमन यूज़ की है, उन पर GST दरों में कमी आएगी। तो इस तरह की कुछ उम्मीदें थी। 80D की बात कर रहे थे हम लोग कि 83D जिसके थ्रू बहुत सारे ध्यान रखा गया है। मैम, मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज़ में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है और ना ही कोई तो आपने सुना डिम्पल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। डिम्पल यादव और साथ ही साथ अखिलेश यादव, यानी समाजवादी पार्टी सबसे पहले इस बजट पर रिएक्ट करने वाली। अभी बाकी राजनीतिक दलों का रिएक्शन नहीं आया है, यहाँ तक कि बिहार की पार्टियों का भी रिएक्शन नहीं आया है मानी, लेकिन अखिलेश यादव ने सबसे पहले रिएक्ट करा है इस बजट को लेकर। अब एक बार आप बोलना चाह रहे हैं, जिंदल जी बोलिए। मैं मार्क्स दिए थे 90-100 में से, अब डिटेल स्टडी के बाद मार्क्स रिवाइज करना चाहूंगा 95 मार्क्स। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट, सरकारी घाटे का टारगेट कम किया गया है 4.5% मात्र 2024-25 के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। निर्मला सीतारमण जी को बधाई दूंगा। हर सेक्टर को लड्डू, पेड़े, रेवड़ियां दी गई हैं, एलोकेशन दी गई हैं और घर का धन भी बचा लिया गया है। बहुत ही टैलेंटेड बैलेंसिंग एक्ट, एक कुशल बाजीगर की तरह उन्होंने किया है। गिफ्ट्स दिए, सॉप्स दिए, इंसेंटिव्स दिए, रूरल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, यूथ के लिए एलोकेशन की, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेशन की, इनकम टैक्स कम कर लिया। उसके बाद भी सरकारी घाटा आज के ग्लोबल स्लोडाउन में भी कम का टारगेट रखा है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in की तरफ से पूरा मुबारकबाद सरकार को। यही होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, यही होती है एक बहुत अच्छी सर्कमस्टांसेस को समझ के ग्लोबल स्लोडाउन के समय में एक घर का पैसा इंटैक्ट रखना। आज अमेरिका, चाइना, जर्मनी सब जगह ये दिक्कत आ रही है, स्लो डाउन है,
लेकिन हिंदुस्तान ने एक चीज करके दिखाई है। अब दुनिया के बजट इसको फॉलो करेंगे कि किस तरीके से हर सेक्टर को राहत, रिलीफ। देखिए आकाश जी, मूडीज ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, सबने ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत हद तक वैश्विक अर्थव्यवस्था भी डिपेंडेंट है, निर्भर कर रही है, क्योंकि आपने जैसा कहा भारत एक ऐसा देश है जो कि अपनी जो एक गति है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की वो बनाए रखे है। अब ऐसे में आपने जो बात बोली है कि हर सेक्टर में एक मुनाफा करके देना या फिर एक ऐसी पहल करना जिससे फायदा पहुंचे, ये बड़ा मुश्किल हो पाता है। एक बार चंद्रप्रकाश जी इस बात पर रिफ्लेक्ट करिए कि जो चुनावी सरगर्मी थी उसके बाद का जो चुनावी भार है या फिर मैं राजनीतिक भार कहूं वो भी इसमें पूरा होता नजर आता है। फिस्कल डेफिसिट 4.9 से 4.5 ये बहुत बड़ी खबर है, वो भी होता नजर आ रहा है। रोजगार के नजरिए से 4 करोड़ 10 लाख नौकरियों की बात कर रही है वित्त मंत्री, ये भी बहुत बड़ी बात। चाहे वो इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूं, जो बिहार जो चुनावी मजबूरियां गिनाई जा रही हैं कि आंध्र प्रदेश और बिहार को इसलिए पैसा ज्यादा दिया गया क्या उनके लिए स्पेसिफिक घोषणा की गई है। ये पूरा बजट नहीं पढ़ती है वित्त मंत्री, इसमें अभी सारे जो कह रहे थे यूपी को कुछ नहीं मिला, यूपी को जो मिला उसको जब तक बिहार की चाहे सरकार किसी की भी हो, नरेंद्र मोदी जी के ये जो बेईमानीपूर्ण जो बिहार के बोली लगाने का जो है वो हम लोग नहीं चलने देंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से कम कुछ भी नहीं चाहिए। ये थे आरजेडी और बीजेपी के विधायक, इन्होंने ठीक है चंद्रप्रकाश जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर शिवराज जी का रुख करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का लक्ष्य है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक, अगर हम उसकी बात करें तो बिहार लगातार उसको पीछे घसीटता है। बिहार जैसे राज्य या फिर जो नए राज्य हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, आंध्र प्रदेश जो है एक तरह से नया राज्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंटवारे के बाद एक बिल्कुल लेकर बढ़ाए कि हम साथ हैं, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन जिस तरीके से ऑपोजिशन कह रहा है कि कुर्सी बचाओ, अरे ऑपोजिशन हाँ, तो ऑपोजिशन को क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कल तक देख रहा हूँ, कल तक उनको बोलते हैं कि तेलुगु देशम कुछ मांग नहीं रही, तेलुगु देशम कहीं पर कुछ बोलती नहीं है, तेलुगु देशम को आंध्रा के लिए कुछ पूछना नहीं है। अब जब बजट में इतना सारा है तो बोलते हैं कि जब आंध्रा को ही चला गया है, सब इधर ही हो रहा है। तो चाहते क्या, आंध्रा को पैसा मिले ऐसे चाहते हैं कि आज ना मिले ऐसे चाहते हैं? उनको एक क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अरे आंध्रा भी इस देश में एक स्टेट है, 5 सालों में कितना नुकसान हुआ है उनको भी एक बार देखना चाहिए, कांग्रेस वालों को या इंडिया अलायंस वालों को। जिस तरह से नुकसान हुआ है, ये पैसा भी कम ही है, पर केंद्र सरकार ने इतना दिल के साथ उन्होंने आगे बढ़ा, तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस को भी आगे आकर धन्यवाद देना चाहिए कि आंध्रा जैसे स्टेट को पैसा मिल रहा है आज। तो इंडिया अलायंस को भी अब प्रतिक्रियाएं देखिए इस पर आ रही है कि किस तरह का ये बजट रहा, और आंध्र प्रदेश को अगर मिला है तो इसका स्वागत INDIA को भी करना चाहिए, उस अलायंस को भी करना चाहिए। हम यहाँ पर मेहमानों से तो जान ही रहे हैं, लेकिन एक बार अजय दुबे का रुख करते हैं और वहां पर जो लोग उनके साथ हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? कितने नंबर दे रहे हैं जो लोग आपके साथ इस वक्त वहां पर हैं? गुणा भाग कर लिया है क्या उन्होंने? बिल्कुल आपका सवाल लेकर मैं सीधे लोगों के बीच जाता हूं, और ये सामान्य लोग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले उद्योगपति हैं। मैम ये बताइए, इस बजट से क्या कैच लिया आपने? ओवरऑल बजट अच्छा बजट है। इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट। बहुत सारे सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है। 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स जो इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं, उसमें से 3-4 एरियाज़ जिनके बारे में कहना चाहेंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बारे में बात करी उन्होंने, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट और MSMEs पे फोकस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है इस समय अपने देश की। और हम जो ये विकसित भारत की बात करते हैं, कितने नंबर देंगे आप? कितने नंबर देते हैं इस बजट को आप? 10 में से 7। 10 में से 7 देंगे। आप बताएं सर, कुछ गठबंधन धर्म का दबाव दिखा क्या इस बजट में? भाई अब देखा जाए तो बिहार और आंध्र प्रदेश को जिस तरह उठाया गया, हालांकि ठीक है उठाना तो है सबको, लेकिन कुल मिला करके हम लोगों को राजनीति से मतलब नहीं। हमें तो ये है कि MSME में कोलेट्रल फ्री जो लोन दिया है ये बड़ी उपलब्धि है। हर बिजनेसमैन इसमें तरक्की करेगा। जिन्होंने बस समस्याएं हैं कोलेट्रल देने की, वो भी कम से कम इस व्यापार को कर सकते हैं। कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 8। 10 में से 8 दे रहे हैं। इनके नंबर सुन लिए सर आपने, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन आपका कैसे देखेंगे आप? मेरा ये है कि साहब ऑलवेज फॉलो द लेडी। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। शेयर बाजार में देखिए
BSE सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे साथ इस वक्त अमरदीप जुड़ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। अमरदीप, अगर आप जरा बात कर पाए लोगों से वहां पर, मुझे बताया जा रहा है आपके साथ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो बेहतर बता पाएंगे बजट का सार? जी बिल्कुल, मेरे साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज जी भी साथ में हैं, सुशोध्या जी भी साथ में हैं, ज्वेलर्स भी हैं। और आप बताएं कि आपको किस तरीके से ये बजट लगता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट सीए से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ पाता है। नहीं, देखिए, बजट जो है देश को उन्नति का बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है। और जो माननीय प्रधानमंत्री की जो आकांक्षा है कि 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ता हुआ बजट दिखाई दे रहा है। क्योंकि बजट में आप देखेंगे तो कहीं भी एक तरीके से जो है बहुत ज़्यादा लिबरल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड बजट भी नहीं है। किसान, गरीब, महिला और युवा का जो है इस पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि यूथ का जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो जनरेशन हो, यहाँ पर लोग आए, नई कंपनीज हो, इसके लिए उस पर ध्यान रखा गया है। छूट मिली है तो किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि टैक्स में सबसे ज्यादा रिबेट को लेकर के बहुत ज्यादा लोग कहते थे कि रिबेट मिलनी चाहिए, रिबेट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सैलरी क्लास लोगों का ये था कि 2-3 साल हो गए अभी हमें रिबेट नहीं मिली है, ये है।